गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य कि जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो होते हैं एक सीक्वेंस में है, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब स्टार्टिंग टू एंड सीरियल ऑर्डर में है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। अब वन बाय वन एक एक को करेंगे। पहले है जो प्लानिंग, जिसको कहते हैं नियोजन। नियोजन का अभिप्राय कोई भी काम करने से पहले सोचना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं भी वो काम कैसे करना है, क्या काम करना है, कब करना है और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु इज़ टू डू। अगर हम कोई भी काम करने से पहले इन सभी बातों को प्री प्लान ना करें तो एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें यह जानना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और वो काम कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन व्यक्ति उस काम को करेगा। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग में हम क्या क्या काम करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा प्लानिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको डिटरमाइन करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर डेवलप करेंगे प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब है बाउंड्री, एक सीमा निर्धारित की जाएगी भी किस लिमिट तक, किस बाउंड्री, किस सीमा तक हम वो काम करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि जो वैकल्पिक कार्यवाही हैं एक काम को करने की, विभिन्न जो विकल्प हैं उन विकल्पों की पहचान करेंगे। और विकल्पों की पहचान करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस आए उन ऑप्शंस को क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे एक अल्टरनेटिव को, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उस बेस्ट अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर फॉलो अप करेंगे उसको, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये एक प्लानिंग का प्रोसीजर था। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, प्लानिंग करने के बाद सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जो प्लानिंग थी, प्लानिंग तो सिर्फ एक विचार था, जो भी माइंड में आइडिया आया उस आइडिया को सिर्फ लिख देना मात्र ही था। सिर्फ प्लानिंग को हमने लिख दिया कि हाँ ये काम करना है, ऐसे करना है और ये व्यक्ति इस काम को करेगा, इस तरह से ये प्लानिंग थी। लेकिन उसको एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उस लिखी हुई विचार को रियलिटी में बदलने के लिए हमें ह्यूमन पावर, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और मैन पावर को एक सिस्टम में बांधने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैन पावर को ये नहीं पता होता कि क्या काम करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या राइट हैं, क्या अथॉरिटीज़ मेरे को मिली हुई हैं और किसके प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर में पता होता है कि ये टोटल वर्क है और उस काम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद फिर वो एक काम एक एथोराइज्ड जो पर्सन है, योग्यता के अनुसार एक पर्सन को वो काम करने को देते हैं। और इसके साथ साथ जिस वर्कर को वो काम दिया जाता है उसको अधिकार और दायित्व भी बताए जाते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या अधिकार है और क्या दायित्व है आपका।
तो ये था एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्लानिंग तो उस विचार को लिख देना मात्र था, लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें मानव शक्ति की, जिसको कहते हैं कि मैन पावर की ज़रूरत होती है। और मैन पावर को एक सिस्टम में चलाने के लिए, एक सिस्टम में बांधने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजिंग था, उसका प्रोसीजर था कि आइडेंटिफाई करना और डिवाइड करना वर्क को। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पूरे जो डिपार्टमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टोटल वर्क क्या था, कुल काम क्या था, और उसको फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, उसका विभागीकरण करेंगे, विभाग के अकॉर्डिंग उस काम को सौंप दिया जाएगा कि कितना काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, कौन सा काम प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट करेगा। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को काम सौंपना। फिर है असाइनमेंट ड्यूटीज़। फिर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, फिर उस काम को वो असाइन करते हैं, आगे जो सुबॉर्डिनेट होते हैं उसमें उस काम को डिवाइड किया जाता है, सौंपा जाता है, योग्यता को ध्यान में रखकर वो काम दिया जाता है। और लास्ट में एस्टेब्लिश की जाती है रिपोर्टिंग रिलेशन। फिर रिलेशन देखे जाते हैं कि सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के कैसे रिलेशन हैं, उनके अच्छे संबंध हैं या उनमें अच्छे संबंध की कमी है। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशन को। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। इसका अभिप्राय है कि जो पद हैं उनको लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना, कि जो खाली पोस्ट हैं उस खाली पोस्ट को मैन पावर से भरना, ये है स्टाफिंग। तो नियोजन के द्वारा जो प्लानिंग थी उसके द्वारा तो विचारों को सिर्फ लिख दिया था, ऑर्गेनाइजेशन ने उन विचारों को रियलिटी में बदला था, वास्तविकता में बदला था। और उस वास्तविकता में बदलने के लिए स्टाफिंग ने क्या किया, रिक्रूटमेंट की यहाँ पर। तो रिक्रूटमेंट के अंडर जो पोस्ट हैं, खाली जो पद हैं, उनको व्यक्तियों से भरा जाता है और कार्यों का निष्पादन किया जाता है। निष्पादन का मतलब होता है ताकि अच्छे योग्यता के अनुसार वो व्यक्ति को हम वो काम दे दें और व्यक्ति फिर उस काम को कर उसको काम का निष्पादन करें। निष्पादन का मतलब वो काम को अच्छे से कर पाए। तो जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग के प्रोसेस में हम सबसे पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी मैन पावर की रिक्रूटमेंट है, हमें मैन पावर किस डिपार्टमेंट में कितनी डिमांड है मैन पावर की, तो उसका एस्टिमेट लगाना मैन पावर का। फिर एस्टिमेट लगाने के बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो चलाया जाता है कि हमें रिक्रूटमेंट इंटरनल सोर्सेज से करनी है या फिर एक्सटर्नल, बाहर के जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना है, या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जितने भी लोग हैं उन्हीं को प्रमोट करना है, डीमोट करना है। तो इस तरह से कैसे रिक्रूटमेंट की जाए। फिर सिलेक्शन देखा जाता है, सिलेक्शन में क्या पोस्ट और उसमें क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट किया जाता है। पूरा प्रोसीजर है इसका भी। जैसे आप लोग कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है आपकी, तब जाकर आपको ऑफ़र दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, और लास्ट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, कि अगर किसी एम्प्लॉई को, वर्कर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट। तो इस तरह का जो भी प्रोसीजर है वो है स्टाफिंग का। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, निर्देश देना, निर्देशन। इसका भी प्राय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है उनको निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको संदेशवाहन और उनको मोटिवेट करना, ये सब यहाँ पर काम किए जाते हैं। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। जो सुपरविजन है, सुपरविजन का मतलब होता है कि जो हमारे सुबॉर्डिनेट हैं उनके दिन प्रतिदिन के जो काम हैं, प्रगति की देखभाल करना और उनको मोटिवेट करना कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि जो सुपरवाइज़र हैं और जो वर्कर हैं वो फेस टू फेस, आमने सामने होते हैं, इसलिए सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का आमने सामने होना ये बताता है कि सुपीरियर सुबॉर्डिनेट की हेल्प करता है कि आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। जहाँ पर भी सुबॉर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो सुपीरियर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करता है। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी हमारे आइडियाज़ हैं,
विचार हैं, भावनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लेकर जाना, कम्युनिकेशन। तो जो हमारा एक मैनेजर है, फॉर एग्जांपल एक मैनेजर को अगर अपने सुबॉर्डिनेट को ये बताना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है और ये काम कब करना है, तो वो कैसे बताएगा? तो वो कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी बात बताएगा, बोलकर समझाएगा उनको कि हाँ आपको ये काम करना है, अब करना है, किस समय करना है। तो ये पूरी जानकारी वो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। फिर लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब है कि दूसरे जो लोग हैं उनको इस ढंग से अट्रैक्ट करना, प्रभावित करना, ताकि वे वही काम करें जो एक लीडर चाहे। एक लीडर होता है, लीडर एक मैनेजर है। अब लीडर के फॉलोअर हैं, अनुयायी जिसको बोलते हैं। तो इसी तरह से जो मैनेजर है, मैनेजर के नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, सुबॉर्डिनेट हैं जो काम करते हैं। तो इसलिए तो वो इस तरह से एक लीडर में इस तरह की स्किल होनी चाहिए कि एक मैनेजर जो काम कराना चाहता है सुबॉर्डिनेट से, तो वो वही काम करें, मतलब लीडर का कहना माने, उसकी बात से वो अट्रैक्ट हो जाएं। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सुबॉर्डिनेट होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपका ये टारगेट है स्टैंडर्ड, आप अगर इसको अचीव करेंगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना मॉनेटरी रिवार्ड आपको मिलेगा। इस तरह से किसी न किसी तरह से अगर एक मैनेजर सुबॉर्डिनेट को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, तो इससे जो वर्कर है वो पूरी एफिशिएंसी से, पूरी यूटिलाइजेशन का यूज़ करके वो काम को करते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का अभिप्राय जो नियंत्रण है, नियंत्रण का अभिप्राय दो तरह के स्टैंडर्ड हैं, एक एक्चुअल और एक स्टैंडर्ड। दो तरह के रिज़ल्ट होते हैं, एक एक्चुअल रिज़ल्ट, दूसरा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट। एक्चुअल रिज़ल्ट को स्टैंडर्ड रिज़ल्ट के बिल्कुल नज़दीक लेकर आना। जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं उस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जो वर्कर थे, सुबॉर्डिनेट थे, उन्होंने कितना एफर्ट किए, कितना प्रयास किया। तो जो काम सुबॉर्डिनेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सुबॉर्डिनेट हैं, वर्कर हैं, वो जितना काम करते हैं उस काम को स्टैंडर्ड रिज़ल्ट के साथ मेज़र किया जाता है, मापा जाता है कि उन्होंने एक्चुअल में कितना काम किया। स्टैंडर्ड मान लो 10 यूनिट्स था और उन्होंने किए 8 यूनिट्स, तो बीच में डेविएशन का पता लगाया जाता है कि नेगेटिव में डेविएशंस कितने आए। और अगर स्टैंडर्ड 10 थे और वर्कर्स ने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो पॉजिटिव के जो 2 स्टैंडर्ड हैं, तो पॉजिटिव के स्टैंडर्ड्स कितने आए, नेगेटिव के कितने आए। अगर कहीं कमी आई तो करेक्टिव एक्शन के द्वारा उसको इम्प्रूव करना, उसमें सुधार लेकर आना। तो इस तरह की जो प्रोसेस था वो था कंट्रोलिंग का, जिसमें हम सबसे पहले सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स कि हमारे स्टैंडर्ड क्या हैं। फिर मेज़रमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना टारगेट अचीव किया, उसको मेज़र करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कि जो टारगेट था हमारा स्टैंडर्ड वो और जो एक्चुअल में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट अचीव किया है उसके साथ उनको कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद फिर एनालाइज करेंगे डेविएशन कि डेविएशन पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, जीरो आए, उसको हम कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। और लास्ट में टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिर सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम थी तो वहाँ पर करेक्टिव एक्शन के द्वारा उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।